हेलो एवरीवन। लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस लेबोरेटरी में क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो एनालिटिकल फेज, जो कि इंपॉर्टेंट फेज है लेबोरेटरी प्रोसेस में, उसको मॉनिटर करता है, उसको इवेल्युएट करता है। किस लिए? टू डिटेक्ट एनालिटिकल एरर्स। एनालिटिकल फेज में जो भी एरर्स होते हैं जो पेशेंट के रिजल्ट्स, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस को अफेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है एनालिटिकल एरर्स। तो वो एरर्स हम कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसको कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, ये जानने के लिए हमें उसके क्या क्या कॉजेस है ये जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनालिटिकल एरर्स के टाइप्स क्या होते हैं और उसके कॉजेस क्या होते हैं। एनालिटिकल सिस्टम में कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो एनालिटिकल सिस्टम को अनस्टेबल बना सकते हैं। जैसे कि किसी भी एनालिटिकल सिस्टम में यूज होता है इक्विपमेंट, हमारा एनालाइजर, हम और यूज करते हैं रिएजेंट्स, फिर पर्सन जो भी वो इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, एनवायरमेंट कंडीशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है एवरी डे, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रोसीजर कौन सी यूज कर रहे हैं, वॉशिंग कंडीशन क्या है। एवरी डे हमारे ये एनालिटिकल सिस्टम में ये जो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स है वो क्या ला सकते हैं, इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये सब फैक्टर्स की वजह से हमारा जो एनालिटिकल सिस्टम बन जाता है पोटेंशियली अनस्टेबल। तो इसमें जो भी इंस्टेबिलिटी है वो कौन डिटेक्ट करेगा? उसके लिए हमें चाहिए स्टेबल मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये स्टेबल मॉनिटरिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है क्यूसी मटेरियल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है, it allows the laboratory to differentiate between normal variation and error। क्वालिटी कंट्रोल का यही गोल है कि जो भी नॉर्मल डे टू डे की वेरिएशन होती है जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, वो एरर से हमें डिफरेंशिएट करने में हमारा क्यूसी प्रोग्राम हेल्प करता है। एनालिटिकल एरर्स दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। किसी भी एनालिटिकल फेज में टोटल एरर जो होती है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय एडिंग सिस्टमैटिक एरर्स विथ रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है? द एरर्स दैट अफेक्ट एवरी टेस्ट इन अ कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल मैनर। जो भी चेंज है वो कांस्टेंट है, एक डायरेक्शन में है, एक तो ऊपर जा रहा है हायर साइड में या लोअर साइड में, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर्स। और ये सिस्टमैटिक एरर्स किस इनएक्यूरेसी सिस्टमेटिक एरर का मेजर होता है, जो कि हम बायस कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि हमारे एनालिटिकल फेज में कितनी इनएक्यूरेसी है। अभी देखेंगे रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होता है? एरर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल सैंपल इन अ रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल मैनर। मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, वो रैंडमली होगा, एब्रप्टली होगा। तो देयर इज हमेशा एनालिटिकल सिस्टम में रैंडमनेस हो सकता है किसी भी वजह से, हम उसके रीजंस देखेंगे बाद में। तो रैंडम एरर्स जो है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? इम्प्रेसिजन से। इम्प्रेसिजन ये एक मेजर होता है रैंडम एरर्स फाइंड आउट करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसके मेजर है, पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बेटर मेजर है इम्प्रेसिजन का देन स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी एनालिटिकल सिस्टम में हमें अगर इनएक्यूरेसी कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बायस, और हमें अगर इम्प्रेसिजन कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सीवी परसेंटेज। तो बायस ये मेजर हो गया सिस्टमेटिक एरर्स का, और सीवी फाइंड आउट करके हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में कितना रैंडम एरर है, और टोटल एरर होता है सिस्टमेटिक एरर प्लस रैंडम एरर। हम बायस और सीवी कैलकुलेट करके टोटल एरर सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स दो टाइप की होती है, एक होती है शिफ्ट और दूसरा होता है ट्रेंड। ये लेवी जेनिंग चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि पहली चार वैल्यूज अराउंड द मीन है, एक्स ये जो है ये मीन है, तो ये चार वैल्यूज अराउंड द मीन है, और सडनली जो पांचवा रन है वो शिफ्ट हो गया, एब्रप्टली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे चला गया है, इसको बोलेंगे शिफ्ट अपवर्ड्स। एब्रप्ट, सडनली वहां पे सिस्टम में कुछ तो चेंज हो गया है, और उसके बाद की सभी वैल्यूज फिर एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे शिफ्ट। एब्रप्ट चेंजेस इन द कंट्रोल मीन, जो भी ये मीन है उसमें चेंज आ रहा है, सडन एंड ड्रामेटिक
पॉजिटिव और निगेटिव चेंज इन द टेस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये जो चेंज आ रहा है ये पॉजिटिव साइड में है अभी, ये निगेटिव साइड में भी हो सकता है, पर ये चेंज होगा सडनली। तो अगर जब भी ये सडनली होता है, अचानक होता है, तो हम उसको बोलते हैं शिफ्ट। फिर ये है ट्रेंड। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड डॉट है, यहाँ से ग्रेजुअली डिटोरिएशन हो रहा है डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की साइड में हमारा ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हमारी वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही है अप टू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ट्रेंड जो है यहाँ पे डाउनवर्ड्स है, लेकिन ग्रेजुअल है, एब्रप्ट नहीं है, अचानक नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड है वो नीचे भी हो सकता है या ऊपर की साइड में भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड। ये हो गया ग्रेजुअल लॉस ऑफ रिलायबिलिटी इन द टेस्ट सिस्टम। सो अगर ग्रेजुअली हो रहा है, रिलायबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं हमें, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड। शिफ्ट और ट्रेंड ये दोनों सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि शिफ्ट के क्या कॉजेस होते हैं और ट्रेंड्स के क्या कॉजेस होते हैं। ये कॉजेस जानना इसलिए जरूरी है ताकि अगर हम डिटेक्ट कर पाए कि हमारे सिस्टम में शिफ्ट है या चेंज है, कोई सिस्टमैटिक एरर है और हमको रूट कॉज एनालिसिस करना है, तो हमें कॉजेस पता होना जरूरी है। देखते हैं शिफ्ट के क्या कॉजेस होते हैं। शिफ्ट का कॉज है इफ देयर इज सडन फेल्यूर और चेंज इन द लाइट सोर्स। जो भी लाइट सोर्स है हमारे इंस्ट्रूमेंट में वो अचानक से खराब हो गया है। चेंज इन द रिएजेंट फॉर्मुलेशन जो रिएजेंट बनाते हैं उसमें कोई चेंज है। इंस्ट्रूमेंट में मेजर मेंटेनेंस हो गया है। और इंक्यूबेशन टेम्परेचर में सडनली चेंज है। रूम टेम्परेचर सडनली अगर चेंज हो जाता है, हमारी सैम्पलिंग सिस्टम है या फिर रिएजेंट डिस्पेंसिंग सिस्टम है वो फेल हो जाती है सडनली, या फिर हम कैलिब्रेशन इनएक्यूरेटली कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में सडन चेंज हो जाता है। तो ये सब कॉजेस है शिफ्ट के। तो जब हम शिफ्ट डिटेक्ट करते हैं ऑन द लेवी-जेनिंग चार्ट, तब हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी हम रूट कॉज गड़बड़ है। फिर आता है ट्रेंड। ट्रेंड के क्या कॉज है? सब ग्रेजुअल कॉजेस कि डिटोरिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइट सोर्स, धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट का जो लाइट सोर्स है वो खराब हो रहा है। ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्री इन सैंपल रिएजेंट ट्यूबिंग, जो भी रिएजेंट्स और सैम्पलिंग की जो ट्यूबिंग्स है उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है डेब्री, तो वो खराब हो रही है, बराबर से काम नहीं हो पा रहा है। रिएजेंट धीरे धीरे उसका शेल्फ लाइफ कम हो रहा है, वो खराब हो रहे हैं। कंट्रोल मटेरियल्स खराब हो रहे हैं, या हमारा इंक्यूबेशन चेम्बर टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर कैलिब्रेशन हमारा डिटोरिएट हो रहा है धीरे धीरे। सो जो भी प्रोसेस ग्रेजुअली होती है उसके वजह से होता है ट्रेंड, सिस्टमैटिक एरर, और जो भी प्रोसेस होती है अचानक से सडन, उसके वजह से होता है शिफ्ट। तो ये सब कॉजेस होते हैं सिस्टमैटिक एरर के। अभी हम देखेंगे कि रैंडम एरर्स के क्या कॉजेस है। रैंडमली चेंज, अचानक से चेंज हो गया, रैंडमनेस सिस्टम में आ गया है, तो उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। इम्प्रॉपरली मिक्स्ड और डिजोल्व रिएजेंट, टेक्निकल पर्सन जो है हमारा टेक्नीशियन, उन्होंने अगर रिएजेंट्स प्रॉपरली मिक्स नहीं किया है, सो मैनुअल एरर है वहां पे। इफ देर इज एयर बबल इन द रिएजेंट और रिएजेंट लाइन सैम्पलिंग और रिएजेंट सिरिंजेस, एयर बबल आ गया है रिएजेंट लाइंस में। पिपेट टिप्स अगर प्रॉपरली फिटेड नहीं है, पिपेटर में अगर कहीं पे क्लॉट है तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ रहा है कंट्रोल मटेरियल का। अनस्टेबल टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन है, पावर सप्लाई स्टेबल नहीं है, पुअर ऑपरेटर टेक्निक, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ प्रोसेस सैंपल, बराबर मिक्सिंग नहीं कर रहे, मतलब मोस्टली ये ऑपरेटर टेक्निक की वजह से होता है रैंडम एरर्स। और इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई पिपेटिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर रिएजेंट लाइन में प्रॉब्लम है, एयर बबल आ गया है, रिएजेंट का मिक्सिंग बराबर नहीं किया है, इनकरेक्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रोल मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में, कि हमने अगर जो भी लायोफिलाइज्ड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल लायोफिलाइज्ड मींस फ्रीज ड्राइड फॉर्म में जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल है, तो हमने अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, मैन्युफैक्चरर ने हमको जो भी गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से अगर हमने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, डाइल्यूएंट ऐड करके उसका प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया, तो भी हमें रैंडम एरर्स मिल सकता है। तो ये सब कॉजेस हमने पढ़े रैंडम एरर्स के। तो जब भी हम रैंडम एरर डिटेक्ट करेंगे हमारे एनालिटिकल फेज में, तो हमें इन कॉजेस के बारे में सोचना पड़ेगा जब हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। सो टोटल एरर हमें अगर हमारे लेबोरेटरी में फाइंड आउट करना है,
तो हमें पता होना चाहिए सिस्टमैटिक एरर कितना है और रैंडम एरर कितना है। टोटल एरर इज इक्वल टू सिस्टमैटिक एरर प्लस रैंडम एरर। फिर हम सिस्टमैटिक एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बायस इज द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग इम्प्रेसिजन। तो हमें अगर बायस पता करना है तो हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो मीन वैल्यू क्या होती है और ट्रू वैल्यू। सो मीन वैल्यू तो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल रन करते हैं तो हम उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रू वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी? सो ट्रू वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेस अवेलेबल है। एक तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोग्राम, जो कि हमारा IQC मैन्युफैक्चरर हमें देगा, जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल जिस मैन्युफैक्चरर से हम खरीदेंगे। तो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो हमें इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोग्राम देते हैं, तो वहां से हमें पता चल सकती है। या फिर मैन्युफैक्चरर असाइन मीन है तो उससे हमें ये ट्रू वैल्यू मिल सकती है। या फिर लॉन्ग टर्म लैब मीन, अगर हम वो क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल लॉन्ग ड्यूरेशन से यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म लैब मीन होता है। तो ये तीनों सोर्सेस से हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो मीन वैल्यू है अभी और जो ट्रू वैल्यू हमने उसमें से सब्सट्रैक्ट की, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। तो हमें उसका साइन हटा के जो भी वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी बायस। वो क्या इंडिकेट करेगी? सिस्टमैटिक एरर। फिर अगर रैंडम एरर पता करना है तो रैंडम एरर का मेजर होता है इम्प्रेसिजन। और इम्प्रेसिजन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सीवी। ये सीवी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सीवी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल एरर कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल एरर इज इक्वल टू बायस प्लस जेड फैक्टर इंटू सीवी %। तो ये होता है, हम ऐसे करेंगे बायस प्लस जेड फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे 1.65 फॉर 95% प्रोबेबिलिटी। इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसे 2 भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय सीवी %। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी कि हम क्यों ले रहे हैं। 95% जो कवरेज होता है वो 1.65 ये वाले जेड फैक्टर में आ जाता है। तो टोटल एरर कैसे कैलकुलेट होगी? बायस कैलकुलेट करके और सीवी को मल्टीप्लाई करके 1.65 से। सो हमें मिलेगा टोटल एरर। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में हमारा जो भी लैब का टोटल एरर है वो हमेशा टोटल एरर अलाउएबल से हमेशा कम ही होना चाहिए, तो ही हम हमारे लैब में क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये टोटल अलाउएबल एरर क्या होता है? ये इतना अमाउंट ऑफ एरर होता है जो हम टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट इनवैलिडेटिंग मेडिकल यूजफुलनेस ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट, जिससे कि हमारा जो एनालिटिकल रिजल्ट है इसका यूजफुलनेस कम ना हो, या मतलब बिना कम किए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो टोटल अलाउएबल एरर हमें बहुत सारी जगह से मिल सकती है, जैसे कि बायोलॉजिकल वेरिएशन वैल्यूज जो कि वेस्टगार्ड की साइट पे हमें मिल जाएंगे, या फिर क्लाया से। तो वहां से हर पैरामीटर की कुछ एक टोटल एरर अलाउएबल होती है, और हमारे लैब की टोटल एरर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इससे हमेशा कम ही होनी चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।